Good morning, guys. In this lecture, we will discuss about some questions of acidic astringent. In last lecture, we also discussed some basic concept and some basic questions, but in this lecture, we will discuss a variety of question which can be asked on the basis of acidic astringent. So, और बताओ क्या चल रहा है आजकल? अरे भाई लॉकडाउन तो चल ही रहा है। लॉकडाउन के अलावा और क्या क्या चल रहे हैं? अब ये मत कह देना सर रामायण चल रहा है, सर महाभारत चल रहा है। अब किसी के मन में ये भी आ रहा होगा सर सैनिटाइजेशन भी चल रहा है। अरे ये सब तो चल ही रहा है। और बताओ तुम लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है? बताओ सर इंस्टाग्राम चल रहा है, सर व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, टिकटॉक चल रहे हैं और न जाने क्या क्या चल रहे हैं। ये सब भी ज़रूरी ही है, इसको कौन ही बंद कर सकता है। खैर, अब वक्त की नज़ाकत को तो आप ही को समझना है। आप लोग खुद ही सिंसियर हैं। आपको ही पता है कि एक मंथ हमारा निकल चुका है और अगले एक मंथ तक कोई प्रोबेबिलिटी तो दिख नहीं रही कि चीज़ें रेगुलर हो पाएंगी। तो अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं, जो लोग भी सिंसियरली पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो ये लॉकडाउन एक टॉनिक की तरह काम करने वाला है। बाकी जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, then time is going to be very difficult for you guys. तो अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। कब लॉकडाउन खुलने वाला है किसी को नहीं पता, बट जितना टाइम है, जितना टाइम मिलेगा, आप अगर अभी भी सिंसियरली पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। तो आप आज भी चाहे तो आज से भी, अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। करो, जितना हो सकता है करो, है ना। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फेसबुक इंस्टाग्राम तो चलता रहेगा यार। कॉलेज जाने के बाद क्या करोगे? कुछ तो कॉलेज के बाद के लिए भी रखो। अब ऐसे मत करना भी बैठ के टीवी सीरीज तो रिवाइज करते रहना। रिवाइज करना है तो फिजिक्स रिवाइज कीजिए, केमिस्ट्री रिवाइज कीजिए, बायोलॉजी रिवाइज कीजिए, मैथ्स रिवाइज कीजिए। टीवी सीरीज ये सब तो आप कॉलेज में जाके देखते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे उन सभी चीज़ों का। उधर भी 4-5 साल क्या करोगे? उधर कुछ नहीं होता करने के लिए। होता है बहुत कुछ करने के लिए, मगर तुम कितना करोगे वो लग रहा है मेरे को। खैर, करोगे तुम लोग, मैं समझ रहा हूँ करूँगे, मगर ये सब चीज़ें उस लास्ट टाइम के लिए रखो, बाद में देखना। चलो आज डिस्कशन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट सवाल देखो, विच एच इज़ मोर एसिडिक? ए क्वेश्चन नंबर 1 में सब पार्ट है, तो क्वेश्चन ए बताइए। विच इज़ मोर एसिडिक? 2 एच दे रखे हैं, H1 एंड H2। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 एच अवेलेबल हैं, H1 एंड H2, और आपको बताने हैं कि विच वन इज़ मोर एसिडिक। करेक्ट, बताइए। तो एक एच ये वाला है और एक एच ये वाला है, तो विच वन इज मोर एसिडिक? तो हमने आपको क्या बताया, जब भी एसिडिक एस्टर निकालने हैं आपको क्या करने हैं, एच को हटा के उस एटम पे माइनस चार्ज लगाने हैं। तो अगर मैं यहाँ से एच हटाऊँ, अगर मैं यहाँ से एच हटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे इसके ऊपर माइनस, एक केस में इसके ऊपर माइनस मिला, दूसरे केस में क्या मिलेगा? दूसरे केस में अगर मैं देखूँ तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H और यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। उसी का बॉन्ड लाइन डायग्राम है, इसी का बॉन्ड लाइन डायग्राम है, देख सकते हैं। एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन है, दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन। करेक्ट है, वही चीज़ें हैं। चलिए, तो अब दूसरे वाले पे चेक करो, दूसरे वाले पे क्या अवेलेबल है। दूसरे वाले पे आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले केस में जो माइनस कार्बन पे माइनस है, वो माइनस कहीं भी किसी के साथ रेजोनेंस में जा रहा है क्या? नहीं। मगर इस वाले माइनस को देखो तो ये क्या है, इसके साथ, ये माइनस जो है वो इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। क्लियर है? मतलब सेकेंड वाला H1 जो है, H1 हटाने के बाद कार्बन पे जो माइनस बन रहा है, दैट वो माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कह सकते हैं माइनस एम से स्टेबलाइज है। जबकि H2 को हटाने के बाद जो बन रहा है वहाँ पे कुछ भी, कोई सा भी रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? तो रेजोनेंस क्या बताया था, अगर रेजोनेंस है या माइनस एम है तो स्टेबिलिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इस वाले का स्टेबिलिटी क्या होगी? इस वाले से ज़्यादा होगी। इस वाले माइनस की स्टेबिलिटी इस वाले के माइनस से ज़्यादा होगी। मतलब H1 डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो H1 ज़्यादा एसिडिक हुआ या H2? H1 विल बी मोर एसिडिक। करेक्ट है, दैट ए विल बी आवर आंसर। समझा ये?
चलो क्वेश्चन नंबर बी पे आओ। क्वेश्चन बी, 4 हाइड्रोजन दे रखा है, एक नाइट्रोजन से अटैच। तो नाइट्रोजन से जो अटैच हाइड्रोजन दे रखा है ना, मैं उसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, राइट इट, एक सेकेंड, ये चला गया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसी को हमने फर्स्ट लिख के रखा है। अब बताइए कौन से जाएंगे, तो नाइट्रोजन से H हटेगा, तो पहला क्या होगा, अगर नाइट्रोजन से H हटाया तो मैं सारे H को हटाता हूँ पहले, फिर देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। यहाँ से H हट सकता है, यहाँ से H हट सकता है, यहाँ से हट सकता है, और यहाँ से हट सकता है। माइनस चार्ज नाइट्रोजन पे चला जाएगा, माइनस चार्ज कार्बन पे, माइनस चार्ज कार्बन पे, माइनस चार्ज कार्बन पे। अब कुछ और डिस्कशन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ पे, एक बार माइनस यहाँ पे, और एक बार माइनस यहाँ पे। तो 3 माइनस हैं, 2, 3 एंड 4 कहाँ पे है, कार्बन पे है। और जो फर्स्ट है माइनस, जो पहला है वो कहाँ पे है, नाइट्रोजन पे, करेक्ट है। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन से ज़्यादा स्टेबल होगा, करेक्ट है। अगर वो कार्बन से ज़्यादा स्टेबल है तो क्या बोल सकते हैं कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, करेक्ट है। क्या बताया था, एनायनिक पार्ट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, करेक्ट है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, फर्स्ट वाला है, करेक्ट है। ए विल बी मोर एसिडिक, विच H इज मोर एसिडिक, H1 इज मोर एसिडिक। तो लिख सकते हैं ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अब ये वाला सवाल तुम लोग खुद ट्राई करके बताओ क्या होगा। ट्राई कीजिए। मैंने आपको, देखो सवाल ऐसे सीधा ट्राई नहीं करने हैं कि सर सॉल्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, कोई मूवी नहीं चल रही है, या आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। समझ लीजिए कि वीडियो गेम चल रहा है और आपको भी ट्राई करने हैं। तो इस सवाल पे ट्राई करके देखो, पहले वीडियो पॉज कर लो, तुम खुद ट्राई करके देखो सारे सवाल में। आप पहले वीडियो पॉज करें, आप एक बार खुद से ट्राई करके देखें, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए क्या आपका और मेरा मिल रहा है या नहीं। या हो सकता है आप कुछ और भी देख रहे हो, और अगर आप नहीं बता पाए तो आप वो चीज़ हमें डाउट के तौर पे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर लीजिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ दिक्कत कि आपको लग रहा है कुछ और वहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। और कुछ कुछ जगह ऐसी चीज़ें हैं जो अप्लाई हो सकती हैं और हमने बताया नहीं है सवाल में, तो आप उस चीज़ को ढूंढ के बता सकते हैं कि ऐसा क्या था जो मैंने नहीं बताया है। ढूंढ के देखो, अगर कुछ मिले तो ज़रूर बताना। ओके चलो, बट आंसर कहीं चेंज नहीं हो रहा, आंसर सेम आने वाला है। चलिए सवाल का बताइए आंसर क्या आएगा। तब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 H हैं, तो आपको पहले ही पता है ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक दैन हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन। तो ये देखो, ये जो हमारा 3rd and 4 है ये कार्बन से अटैच है, और फर्स्ट एंड सेकेंड किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। तो ये दोनों तो चले गए, तो 3 and 4 तो चले गए, ये नहीं हो सकता। अब कौन होंगे, फर्स्ट और सेकेंड में। अब फर्स्ट वाले में देखो, अगर फर्स्ट वाले H को हमने हटाया, फर्स्ट वाले H को अगर हमने हटाया और इसको भी हटाया, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हमने हटाया तो यहाँ पे माइनस, और इसको हटाया तो यहाँ पे माइनस। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला जो है ये इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद है। मगर ये क्या किसी के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इस एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सबसे ज़्यादा एसिडिक H कौन सा होगा, H1 हो जाएगा, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो इसके बाद पे आ जाओ, ये वाला सवाल बताओ। पहले सवाल पढ़ ले। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर Ka वैल्यू। अब पहले ये बताओ व्हाट इज Ka। यू नो हायर इज द वैल्यू ऑफ Ka, हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट है, करेक्ट है। चलो तो आपको मतलब ढूंढने क्या है आपको,
अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर के। यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आपको साइन लगाने आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला, तो आप बस साइन के साथ लिख लेंगे, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड फर्स्ट जैसा भी है वो लिख लेंगे, करेक्ट है। तो चलो करने क्या है, के ए वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, के ए वैल्यू मॉलिक्यूल्स के ए वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, या के ए वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे मॉलिक्यूल्स को लिखने हैं, करेक्ट है। तो चलो के ए वैल्यू जो है हमें क्या पता है, हायर विल बी द के ए वैल्यू हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, पता है ये चीज। तो हम मुझे करना क्या है, हमें करना क्या है, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने हैं, करेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने हैं, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका के वैल्यू क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, करेक्ट है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपने क्या पढ़ रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपने क्या पढ़ रखा है कि आप सबसे पहले H को हटा देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हटा देते हैं, तो मैंने सारे H को हटा दिया। सभी H को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस एंड माइनस एनाइन बना लेंगे। अब अनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस है कहाँ जा रहा है, इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, और यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है क्या, नहीं है। अब बताओ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, इक्विवेलेंट। मतलब फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसका के वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा के वैल्यू किसका हो जाएगा, पहले फर्स्ट का के वैल्यू, करेक्ट है। अब ये ऑर्डर लिखने का सीधे ये जो साइन हमने यूज़ किया है ये सफिशियंट है, आपको ये डिक्रीजिंग में लिखना है, इंक्रीजिंग में आप साइन के साथ लिखिए, वो अपने आप क्लियर हो जाता है कि ये ही इंक्रीजिंग ऑर्डर है, करेक्ट है। तो इसमें आ जाओ सेकेंड, फिर सेकेंड आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, करेक्ट है। अरे समझ गए। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो बोलेंगे सर ये तो ऑर्डर गलत हो गया, थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट। तो ऐसे ऑर्डर नहीं लिखना, हमने क्या बोला, ऑर्डर लिखने हैं मतलब साइन के साथ लिखिए। अब आपने ऐसे भी लिखा तो भी सही है ना, फर्स्ट सबसे ज़्यादा, सेकेंड सबसे ज़्यादा, थर्ड सबसे ज़्यादा। अब कितने लोग इसी में कंफ्यूज करते रहते हैं, सर ये इंक्रीजिंग है या ये इंक्रीजिंग। अरे ये साइन इंपॉर्टेंट है, ये साइन इंपॉर्टेंट है, वो साफ साफ बता दे रहा है कि ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, समझ गए। तो उस ऑर्डर पे मत चलो, साइन को देखो ये क्या बता रहा है, ये खुद ही कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये खुद ही कह रहा है कि ये भी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दोनों ही सेम ही चीज़ है, करेक्ट है। चलो अब आ जाए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पी के ए वैल्यू। अब पी के ए वैल्यू, तो पी के ए वैल्यू जितना कम, के ए वैल्यू उतना ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। मतलब पी के ए वैल्यू जितना कम, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लूँ तो उसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, के वैल्यू का, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा के वैल्यू उतना, पी के वैल्यू उतना कम होगा, करेक्ट है। तो निकालिए एसिडिक स्ट्रेंथ, बताइए निकाल करके क्या आएगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले सबसे पहला काम H को हटा दें हम, यहाँ से भी हम H को हटा देंगे और यहाँ से भी हम H को हटा देंगे। अब क्या करें, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, सभी जगह माइनस लगा दिया। अब बताओ, देखो ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है और ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, मगर ये वाला नहीं बना रहा। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी थर्ड वन से तो ज़्यादा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो थर्ड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम तो आएगा ही आएगा, करेक्ट है। तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, थर्ड वन को हमने सबसे पहले लास्ट में रख ही दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूँ, अभी पी के एक ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ। अब दूसरा देखो, दोनों में इक्विवेलेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मगर फर्स्ट में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए 2 साइट अवेलेबल हैं और यहाँ पे एक ही साइट अवेलेबल है। तो इसके पास रेजोनेंस करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, करेक्ट है। तो ये जो आया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया। अब पी के वैल्यू का ऑर्डर लिखेंगे तो जो जितना ज़्यादा एसिडिक है पी के वैल्यू क्या होगा उसका उतना ही कम होगा। तो सबसे कम पी के वैल्यू किसका हो जाएगा, 1 का, फिर किसका आ जाएगा, 2 का, फिर किसका आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, करेक्ट है। तो दिस विल बी आवर आंसर, करेक्ट है। और ये क्या है हमारा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है।
पी के वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो सवाल देखो, सवाल पढ़ो पहले सही से, फिर उस तरह उसको अप्लाई करो कि कितने लोग क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ सवाल पढ़ा, के वैल्यू निकालना है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के बाद ये ऑप्शन में आपको अवेलेबल रहेगा और आप इसको टिक कर देंगे। ये नहीं करने हैं, आप एक बार कंफर्म कर लें, पी के एक ऑर्डर बोला है ना तो उसका रिवर्स लेकर के नहीं लिखे। बीच में वो जल्दी जल्दी करते वक्त बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, ये गलतियां नहीं करने हैं, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड वाला सवाल है ना शायद, थर्ड नहीं फोर्थ सवाल होगा। चलो ठीक है, इस वाले पे आ जाओ। द कंपाउंड एक्ट एज, अब ये पूछ रहा है, ये जो कंपाउंड दे रखा है, इट विल एक्ट एज एसिड बेस, बोथ एसिड एंड बेस और नॉन ऑफ दिस। बताइए एसिड बेस किसके तरह काम करेगा, ये बताओ। देखो आपको ये पता है कि अगर आपने ये H प्लस को हटा दिया यहाँ से तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने यहाँ से H प्लस निकाला, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब चेक करो साइक्लिक कंजुगेशन है या नहीं है, मॉलिक्यूल्स प्लेनर होगा या नहीं होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये मॉलिक्यूल सब क्या बन गया, एरोमेटिक। क्लियर है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या चाहेगा, इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि इसमें कन्वर्ट होने के बाद ये क्या हो जा रहा है, एरोमेटिक, और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। करेक्ट है। तो ये अगर इसमें से इसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो क्या डोनेट करेगा, साथ में H प्लस डोनेट करेगा, और H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये कैसा बिहेव करेगा, एसिड के तरह, एसिड के तरह बिहेव करेगा। करेक्ट है। चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये वाला बताओ, उसी से मिलता जुलता है, ये वाला बताएं क्या होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कौन सा H हटाओगे, sp3 से अटैच हाइड्रोजन को ही हटाने हैं। बताओ कौन सा आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। चलो देखो सवाल को देखो, इस वाले पहले वाले में देखो, अगर हमने पहले वाले में इस H को हटाया, इस वाले H को हटाया तो क्या होगा, इस वाले H को हटाने के बाद यहाँ पे माइनस बन जाएगा। दूसरे वाले में हम किस H को हटा सकते हैं, इस वाले में भी हम एक H को हटाए, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तीसरे वाले में हम H को हटाए, कौन से H को हटा सकते हैं, sp3 से अटैच H को ही हम हटा सकते हैं, तो इसको हमने हटा दिया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब स्टेबिलिटी कंपेयर करने हैं, तो देखो पहले सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, अवेलेबल है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ही कम होनी है, मतलब ये तो H अपना डोनेट करने से रहा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है। करेक्ट है। तो मैं ना Y को सबसे लास्ट में पहले ही लिख देता हूँ। अब X और Z में कंपेयर करने हैं। X देखो, X भी एरोमेटिक बन रहा है और Y भी X भी एरोमेटिक बन रहा है और Z भी एरोमेटिक बन रहा है। क्लियर है। अब देखो Z जो एरोमेटिक बन रहा है, Z में CN भी अटैच है, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है ना, और यहाँ पे कार्बन पे माइनस है। तो अगर ये माइनस इधर देगा तो बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, मतलब ये माइनस पे इसका माइनस M भी लग रहा है। करेक्ट है। एक फैक्टर जो एरोमेटिक का फैक्टर है वो तो दोनों में कॉमन है, मगर इसके पास एक अलग से माइनस M भी मिल रहा है। करेक्ट है। तो इस माइनस M की वजह से, माइनस M माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस माइनस M की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, X से ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या है, हमने Y को सबसे लास्ट में रखा था, और X एंड Z में कंपेयर करेंगे तो कौन पहले आया, Z पहले आया, तो फिर कौन सा आ जाएगा हमारा, X आ जाएगा। करेक्ट है। देखो सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। इस टाइप के सवाल क्वेश्चन में आ सकते हैं, आप कैसे अप्रोच करेंगे उसको समझिए। इसी टाइप से हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करने हैं। इतने वैराइटीज़ के सवाल जनरली देखने को मिलते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आए। अगर ऐसे कुछ डिफरेंट सवाल आए तो आप पूछिए, आप डाउट के तौर पर उसको पूछिए। मगर
मैं ट्राई करता हूँ कि ऑल जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैं कवर कर दूँ यहाँ पे। क्लियर है, ये सवाल समझा? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? Z1 विल बी मोस्ट एसिडिक। फिर कौन सा आ जाएगा? Z सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद X, फिर Y। करेक्ट है यहाँ तक? करेक्ट है। चलो अब इसके बाद पे आइए, चलो ये वाला सवाल देखो, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिजल्ट इनटू वाइट पीपीटी? अभी तक एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे। एरोमेटिसिटी से पहले हमने एसिडिक एस्टर, बेसिक एस्टर पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा, हाइपर कंजर्वेशन पढ़ा, इंडक्टिव पढ़ा, मगर ये पीपीटी का तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। अब कैसे करोगे ये सवाल? टफ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिजल्ट इनटू द वाइट पीपीटी? बताइए। देखो वाइट पीपीटी का मतलब है, सभी जगह देखिए वाइट पीपीटी, AgCl क्या होता है हमारा? वाइट पीपीटी होता है। तो ये पूछ रहा है कि इस सवाल में ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन कौन सा वाइट पीपीटी देगा। देखो वाइट पीपीटी कौन कौन सा देगा? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा तभी AgCl का फॉर्मेशन होगा, अगर AgCl बनेगा तभी वाइट पीपीटी अपीयर होगा। क्लियर है? तो मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। क्लियर है ये चीज़? अब रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा, इसका मैंने एग्जांपल बताया था कि तुम्हारी क्लास टॉप फ्लोर पे है, तुमको सेकेंड फ्लोर पे जाना है, मतलब सेकेंड लास्ट फ्लोर पे जाना है, ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, किधर जाओगे? इसका एग्जांपल हमने बताया था। मतलब क्या बताया था कि अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, अगर प्रोडक्ट में कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब फॉरवर्ड चलने की डायरेक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड चलेगा। क्लियर है? तो अब मुझे क्या चेक करना है? किस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किस रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अपने रिएक्टेंट से ज़्यादा हो रही है, यही चेक करना है। चलो तो पहला ऑप्शन देखो, अगर हमने Cl को हटाया और AgCl बनाया तो केटाइन कहाँ बनेगा? रिंग के ऊपर केटाइन बनेगा, ये मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब मुझे इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक करनी है। मैं क्या चेक करूँ? देखो तो ये जो प्रोडक्ट वाला है वो एरोमेटिक है या नहीं? एरोमेटिक है। और जो रिएक्टेंट साइड है ये एरोमेटिक हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये क्या हो गया हमारा? एरोमेटिक है, मतलब ये स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं? रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा तो Ag क्या होगा? Cl के साथ रिएक्शन करके AgCl प्रेसिपिटेट कर देगा। समझ ला? क्लियर है? तो AgCl प्रेसिपिटेट कर दिया तो मतलब यहाँ पे YPPT मिलेगा। तो फर्स्ट वाला जो ये है यहाँ पे YPPT मिल रहा है। करेक्ट है? अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में ये मॉलिक्यूल्स देखो, ये एंटी एरोमेटिक है और ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्टेबल है? नॉन एरोमेटिक। तो क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा क्या? नहीं। तो AgCl बनेगा क्या यहाँ पे? नहीं बनेगा। थर्ड वाले पे आइए, थर्ड वाले सवाल पे देखिए, थर्ड वाले ऑप्शन पे चलेंगे। ये भी क्या हमारा? एरोमेटिक है। क्लियर है? ये हमारा क्या है? नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक विल बी मोर स्टेबल, तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट है? सिंस रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं तो मतलब प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? AgCl का फॉर्मेशन होगा। करेक्ट है? तो क्या मिल जाएगा हमें? वाइट पीपीटी यहाँ मिलेगा। लास्ट वाले में देखो, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ भी एरोमेटिक है, यहाँ भी एरोमेटिक है, और ये डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। क्लियर है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये जो p ऑर्बिटल होगा, ये p ऑर्बिटल क्या होगा? इन कार्बन के p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर चला जाएगा, इसलिए वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्लियर है? सिंस वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स इस वाले मॉलिक्यूल से कम स्टेबल हो जाएगा। करेक्ट है? सिंस ये कम स्टेबल है तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमें AgCl का पीपीटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझा? करेक्ट है? तो कौन कौन सा दे रहा है AgCl का पीपीटी? फर्स्ट दे सकता है और थर्ड दे सकता है। तो अपन चेक करो, फर्स्ट एंड थर्ड, पी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट है यहाँ तक? समझा? कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उससे भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछिए, व्हाट्सएप नहीं तो आप कॉल कर लीजिए, मगर डाउट पूछिए। डाउट को बचा के मत रखिए, बैंक अकाउंट में जमा मत करो, उससे कुछ नहीं बढ़ने वाला। समझ गए? जो डाउट हो जब हो आप बेझिझक डाउट पूछ लिया करें। चलो तो यहाँ तक ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, आपने कर लिया और मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट हैं,
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन हैं, तो ये आपका होमवर्क है। कल तक ये होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले मेरे को सभी का अपडेट मिल जाना चाहिए कि हाँ आपका ये होमवर्क हो चुका है, करेक्ट है, तभी मैं इसका डिस्कशन अपलोड करूँगा। क्लियर है? तो कल तक ये कंप्लीट करें, कल तक कंप्लीट करके मुझे अपडेट दे दे कि हाँ सर हमारा कंप्लीट हो गया है, करेक्ट है। तो चलो फटाफट सारे सवाल को नोट कर लो। सभी सवाल को नोट कर लेंगे और खुद से ट्राई करके देखेंगे। क्लियर है? चलो सारे सवाल को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए।